अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। क्या बात पार्लियामेंट में होगी? जो पीडीएम ने कल अपना लाएमल दिया उसे तो यही लगता है कि बज़ाहिर अब जब तमाम गुफ्तगू पार्लियामेंट के अंदर ही की जाएगी और हुकूमत से कुछ ब्रीफिंग्स और कुछ मुतालबात जो है उनको अंदर ही मनवाने की कोशिश की जाएगी पार्लियामेंट के। इसके बाद बात होगी पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है। अब इस मूवमेंट को चूंकि वो इन हाउस चेंज लेके आना चाहते हैं तो अब वो अपनी सियासत अपनी अपोजिशन किस तरीके से करेंगे, इस पे बात होगी। और आखिर में हुकूमत कितनी मुतमईन है। कुछ आज जो फैक्ट्स एंड फिगर्स और जो हमें नंबर्स बताए हैं कि जी इकोनॉमी के इंडिकेटर्स ठीक हैं, लेकिन साथ साथ सियासी चैलेंजेस भी सर उठाए खड़े हैं गवर्नमेंट के लिए। आगाज करते हैं। पीडीएम ने कल जब ऐलान किया फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी के बारे में कहा कि हमने तो गौर ही नहीं किया। आज बिलावल ने जब गुफ्तगू की तो ख्याल था कि शायद बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा, लेकिन पीडीएम के हवाले से बिलावल ने बड़ा नपा तुला मैच्योर और बड़ा टोन डाउन सा रद्द-ए-अमल दिया है। वो क्या है जरा सुनिए। ANP ने ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने we have not expressed any desire to return to the alliance formerly known as the Pakistan Democratic Movement। जब हमने इतने टाइम साथ मिलके सियासत करते हुए गुजारा है तो अच्छा नहीं लगेगा कि अब हम एक दूसरे के बारे में बुरे भला कहे। उनका हक है कि अपने मंशूर और नजरिया के मुताबिक सियासत करे। बहुत ही टोन डाउन ये रिस्पॉन्स है कल जो पीडीएम का था बातचीत, लेकिन ऐसा ही टोन डाउन जो रिस्पॉन्स है वो शहबाज शरीफ साहब का भी है। पीडीएम रहे ना रहे लेकिन हम साथ काम कर सकते हैं, ये बात शहबाज शरीफ साहब का बयानिया, ये उनका नैरेटिव है। जरा सुनिए। पार्लियामान में मुझे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया गया है। मेरे फराइज में शामिल है कि मैं तमाम पार्लियामान के अंदर जो ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे बाकायदा हम मशवरा करें, मशवरे के साथ हम लाएमल इख्तियार करें, एक पेज पे आएं, चाहे वो बजट है, चाहे वो कोविड है, फॉरेन पॉलिसी है, कश्मीर है, चाहे वो पैलेस्टाइन है, चाहे वो सी पैक है। पीडीएम में अगर थोड़ी वो तकसीम हुई है तो हमारे पास ये एक फोरम है पार्लियामान के अंदर। इसके लिए मकाम तो पार्लियामेंट ही होगा ना, पार्लियामेंट जमहूरियत में पार्लियामेंट एब्सोल्युटली पार्लियामेंट। मेहमानों का अपने यहाँ तारुफ करा दूं। रऊफ क्लासर साहब स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं, शाद भट्टी साहब भी साथ तशरीफ रखते हैं। अब दोनों हजरात से हम जरा समझने की कोशिश करेंगे कि कल जो ऐलान आया है वो तो काफ़ी टोन डाउन है पीडीएम का और मोर और लेस कॉन्फ्रंटेशनल है। जलसे करेंगे, 14 अगस्त मनाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, तो ये तो शहबाज शरीफ साहब यही पिच कर रहे थे ना, तो फिर मोर और लेस वही हो गया है। मेरे ख्याल जो एक्सट्रीम पोजीशन ली थी मौलाना फजल रहमान साहब ने और मरियम नवाज साहबा ने, बैक बाई नवाज शरीफ साहब, अब तीनों पार्लियामेंट में नहीं थे। अगर आप इनका ट्राइका देखें तो तीनों जो हैं वो पार्लियामेंट में नहीं थे। और मियाँ साहब तो आपको याद होगा जब यहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो भी पार्लियामेंट नहीं जाते थे, तो उन्होंने कभी पार्लियामेंट को इंपॉर्टेंस नहीं दी। इतनी हाँ ज़रूर देते थे कि अगर वोट लेना है, वज़ीर आज़म बनना है तो उसके लिए पार्लियामेंट चाहिए। हाँ। वो सबको चाहिए। पनामा टाइप कोई फियास्को हो जाए तो फिर जाएंगे पार्लियामेंट में, या इमरान खान धरना लेके बहर आके बैठ जाए फिर चले जाएंगे। अदरवाइज ये आपको याद होगा इन्होंने 100 से ज्यादा गैर मुल्की दौरे किए और 365 400 दिन में पाकिस्तान से बहर पूरा एक साल पाकिस्तान से बहर रहे हैं जिनको पार्लियामेंट की फिक्र थी। 8-8 महीने पार्लियामेंट नहीं गए, 6-6 महीने कैबिनेट के इजलास नहीं गए, बल्कि आमिर मतीन साहब मेरे कुलीग कहते होते हैं कि उन्होंने ठेके पे हुकूमत जो है ना इसहाक डार साहब को दी हुई थी। अब ये वो लोग हैं जो पार्लियामेंट में नहीं है, लिहाजा उन्होंने एक आके एक्सट्रीम पोजीशन ले ली। उनका ये ख्याल था जैसे इमरान खान साहब ने आपको थ्रेट किया था, इमरान खान साहब के स्टेक्स उस वक्त इतने बड़े नहीं थे। उनके मेरे 20-25 के करीब एमएनएस थे या इतने थे, वो पार्लियामेंट चले ना चले उनको इससे नहीं फर्क पड़ना था। इमरान खान साहब को तो बिगर प्लान के तहत वो आए हुए थे कि पार्लियामेंट अगर जाती है तो मैं कोई मेरा मौका बनता है, कोई इलेक्शन हूँ, व्हाटएवर, उन्होंने वहाँ के गेन भी किए। सो जो पहले दिन से उनकी स्ट्रेटजी थी कि ये रिजाइन हमने करने हैं, ये मेरा ख्याल फ्लॉड उनकी स्ट्रेटजी थी। इसका इसका एहसास खुद अब उन्हें पीडीएम को भी हो रहा है। अच्छा, उसकी इनकी पोजीशन जो है इसके पीपल्स पार्टी की अगर आप देखें, अगरचे उन्होंने आगे शुरू में इनको सपोर्ट दी, उन्होंने कहा जी ठीक है अगर आप जाते हैं एक्सट्रीम की, हम भी गुंजाइश निकाले ना अपने लिए, इनको जरा उन्होंने क्या काम किया। मेरा ख्याल वो अपने कार्ड उन्होंने बड़े स्मार्टली प्ले किए। एक तो जैसे हम सारे बार बार रिपीट करने वाली बात है कि स्टेक्स थे, सिस्टम में बैठे थे, उनकी हुकूमत थी, उधर सिंध में भी है, यहाँ पे भी बैठे हुए, वो क्यों जाए सेनेट में बैठे, क्यों इस्तीफा दें, नवाज शरीफ साहब के लिए इस्तीफे दें, मतलब उनके लिए दें, अपने लिए और गुंजाइशें निकाल ली और निकाली उन्होंने हाइप क्रिएट की जो बड़ा स्मार्टली उन्होंने पॉलिटिक्स के लिए। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट, वो कहते हैं ना, एक तो पॉसिबिलिटीज का खेल है, दूसरा लोगों को इस्तेमाल करने का खेल है। सज्जी दिखा के खब्बी भी मारी जाती है, खब्बी मारी है। उन्होंने यही काम किया कि उन्होंने आके एक इन दोनों का ये था कि कौन किसको इस्तेमाल करते हैं। नवाज शरीफ साहब इस चक्कर में थे कि मैं हाइप क्रिएट करता हूँ, इस्तीफों को एस्टैब्लिशमेंट मेरे साथ कोई बातचीत करेगी, हमें कोई कंसेशन मिलेंगी, उसमें से क्या हमारे लिए निकल सकता है, हमारा देग में हिस्सा कितना बनता है। अच्छा, जरदारी साहब इसमें थे, चक्कर में थे कि जब हाइप क्रिएट करते हैं तो मैं कितना अपने लिए कंसेशन ले सकता हूँ, मुझे इसमें से ये जो देख पक रही है इसमें से मेरा हिस्सा क्या होगा। दोनों ने अपने अपने कंसेशंस जो
जो है और लगता ये apparently ले है, लिए। अब लगता ये है कि जरदारी साहब हैं, बिलावल साहब के क्योंकि स्टेक्स ज्यादा थे और एस्टेब्लिशमेंट भी उनको चाहती थी कि सिस्टम के अंदर है, उनको बेहतर डील मिली है, जिसके बाद उनकी टोन वगैरह गुफ्तगू जो है सारी जो है वो आके बदल गई है। जरदारी साहब पे जो केसेस थे उनकी जमानतें हो गई, उनके कुलीग्स वगैरह उनकी जमानतें स्लो डाउन हो रहे हैं। अब ये फील करते हैं कि हमें जरदारी साहब इस्तेमाल कर गए, हमने इतना बड़ा जाके एक्सट्रीम पे पोजीशन ले ली थी, तो अब वो थोड़ा सा पोजीशन को रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको हमने सेटल कैसे करना है। कौन किसे तो इस्तेमाल शहबाज कर रहा है? शरीफ साहब को इसलिए लॉन्च किया गया कि वो लॉन्च किया गया ना, लॉन्च किया गया आप जाएं और बड़ी साहब कल मरियम बीबी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जब उनसे पूछा गया कि क्या है आपकी पॉलिसी, तो उस पर उन्होंने कहा कि मज़ाहमत, और मज़ाहमत जब हमने की स्पेस बनाई तो फिर मुफाहमत होगी, और मज़ाहमत भी जारी रहेगी, मुफाहमत भी जारी रहेगी, क्योंकि इसी तरीके से हमने इसको सक्सेसफुली आगे बढ़ाया। और हमने देखा कि फिर रियासत उनसे बात कर रही है। खान साहब की परेशानी ऐसे ही नहीं है जो शहबाज शरीफ साहब को वो बाहर नहीं जाने दे रहे। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त एक टिकट पर दो मज़े, एक टिकट पर दो फिल्में चलेंगी। पीडीएम के प्लेटफार्म से मरियम नवाज वही लबो लहजा इस्तेमाल करेंगी, थोड़े से रद्दो बदल के साथ, मौलाना समेत, ठीक है, वो वही करेंगी। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपनी वही मफामत की पॉलिसी करेंगे। यानी मंजिल एक है, रस्ते जुदा हैं, और मंजिल एक की इन दोनों ड्राइवरों को ऊपर मॉनिटर कौन कर रहा है? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। और दूसरी बात ये आप इनको ज़रा तर्ज अमल मुलायजा फरमाएं, जब से पीडीएम बना है तब से अब तक गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं आपको लगता? ये वो लोग थे जिन्होंने 70-72 साल हिस्ट्री बदलने, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, 26 नुकात, इस्टेब्लिशमेंट, सिविलियन बालादस्ती, वोट को इज्जत दो, जमहूरियत, और उसके बाद क्या कहाँ आ गए? यूसुफ रजा गिलानी साहब की एक अपोजिशन लीडरी पर आकर ठुस हो गई, एक हर्डल आई, सारे ठुस हो गए। लेकिन ये एक अलहदा बात है कि ये सिर्फ इस पे ठुस नहीं हुए, क्योंकि अपने अपने दाव थे, किसका दाव लग गया, किसका दाव नहीं लगा, किसका नहीं। और वही यूसुफ रजा गिलानी जब जहांगीर तरीन के वोट लेते हैं, खुद उन्होंने माना, तो उस वक्त वो जायज़ है। वही यूसुफ रजा गिलानी को जब मुस्लिम लीग नून की टिकटों वाले वोट मिलते हैं उस वक्त माना। अच्छा, दूसरी बात आपने पूछा ये 3 सालों में आप देख लें लंबी नहीं जाते। वो एआरडी वाले भी नहीं हम करते कि एआरडी में जब फजलुर रहमान साहब ने नवाब नसरुल्लाह साहब मूवमेंट लेकर बढ़ रहे थे तो किस तरह पतली गली से नवाज शरीफ साहब निकल गए, वो भी छोड़ दें। और वो भी छोड़ दें कि जब बेनज़ीर भुट्टो के साथ मिसाके जमहूरियत करके तो साथ ही डील करके तो वापस आ गए, वो छोड़ दें। ये लंबी बात, वो भी छोड़ दें कि वो जो नाश्ता जरदारी साहब का मुलतवी हुआ नहीं गए थे। हाँ। अब मुस्लिम लीग 8 महीने मरियम नवाज का ट्विटर जब खामोश था, और जब नवाज शरीफ साहब चुप थे, और जब हम उनसे पूछते थे कि नवाज शरीफ साहब क्यों चुप हैं, तो वो कहते थे उनकी अखलाकियात इजाजत ही नहीं देते, वो तो इलाज करवाने गए हैं, वो तो इलाज करने। और मरियम नवाज क्यों चुप हैं? बिलावल रोज लाहौर जाते थे, हर चौथे दिन पूछते थे मरियम नवाज मुलाकात का वक्त दें, तुम्हें मिलने को लिए तैयार हूं, वो नहीं देते थे। उस वक्त कौन इस्तेमाल कर रहा था? मुस्लिम लीग। तो अच्छा ये लेकिन इनको तो डील मिल गई पीपल्स पार्टी को। आगे सुनिए, पीएमएलएन का दाव लगा? नहीं, यही बात है ना, ये सबका लाडले चेहते, सबका हर दौर में। अच्छा, उस वक्त ये मौलाना साहब ने हमें क्या बताया कि मैं जब मार्च लेकर आया, मौलाना साहब खुद बता रहे हैं, हमें नहीं पता, उनकी बात पे एतबार करते हो, मार्च लेकर आया तो मेरे साथ शराइत तय हुई कि मार्च में हुकूमत चली जाएगी, फलाना हो जाएगा, दुआए खैर हुई, फलाना हुआ, फलाना। तो मौलाना साहब ने भी यूज किया। तो अब पीपल्स पार्टी का अगर कहीं दाव लग गया है, पीपल्स पार्टी का अगर कहीं अपने जरदारी साहब ने वो केसेस सारे फंसे हुए, सारे मौलाना साहब का है कि रेलिवेंट नहीं रहे, इक्तदार में आना, बाकी सारों के आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ केसेस में फंसे हुए। लेकिन पीएमएलएन का लगा दाव कि नहीं लगा? पीएमएलएन का दाव लगा है या लगने वाला है, ये लगते लगते रह गया, ये जब लगता है तो खान साहब बीच में आके नहीं, किस लिए पीएम मुस्लिम लीग नून किस लिए ये मफामत और मजामत कर रही है? जमहूरियत के लिए कुछ उसका असर हुआ है, फर्क पड़ा? यही कर रहे हैं ना। मरियम नवाज ने क्या कहा है? मरियम नवाज ने कहा जब हमने मज़ाहमत की तो मफामत मिली। मरियम नवाज ने 4 महीने पहले क्या था, हमने अपनी कोशिश की, अब शहबाज शरीफ को मौका दिया है। तो ये मौके हैं, एक पहले तुम करो, अभी अंडर प्रोसेस है पीएमएलएन का। जब भी दाव लगेगा, जब भी बेहतर डील मिलेगी, जब भी कुछ काम का हाथ कहीं नाखून अड़ेगा, निकल जाएंगे पतली गली से। और ये पीपल्स पार्टी को भी पता है। अच्छा। ये पीपल्स पार्टी को पता है कि जिस दिन भी उस दिन, अब एतजार हसन साहब ने क्या कहा था, मैंने बिलावल को समझाया कि इन पे एतबार ना करना, सीटी बजेगी, ये पीछे से फिरोगे नजर ही कोई नहीं आएंगे। कलसूम नवाज साहब ने एतजार हसन को क्या कहा था कि जारी रखो जंग। ये जो एतबार है, इतनी भी सीधी बात नहीं होती कि एतबार करने के जो है कुछ फवायद जब आ रहे हो तो वो बुरे नहीं लगते किसी को। पीएमएलएन की जो दाव वाली बात है, मैं आपसे भी पूछूंगी, पीपल्स पार्टी का तो आपने का नजर आ रहा है बज़ाहिर, पीएमएलएन की
किधर ये है स्टेटस इस वक्त, ये जो भी उनकी मफाहमती समरात हैं ये? आपने बड़े अहम सवाल पूछे हैं। जो पहले आपने बात की ना डील इनकी क्या थी, वो तो मेरा ख्याल है जब इन्होंने जनरल बाजवा साहब की उस मुद्दत मुलाजमत वोट डाला, डील तो इन्होंने उस वक्त कर ली थी, वोट को इज्जत दो, फलां करो, बूट वगैरह की बातें करते थे। उस वक्त इनका ये ख्याल था जो डील जिससे ख़राब 50% तो हमें नज़र आ रही है कि मियाँ साहब को फौरी तौर पर बाहर जाने दिया गया, इन पे केसेस की ज़मानतें होना शुरू हो गई जितने भी एमएनएस वगैरह से, ये 50% पार्ट था। दूसरा जो था मरियम नवाज वाला था कि जब जुबैर साहब को भेजा गया कि आप जाएँ, 7 घंटे उन्होंने बकौल हमारे उनके दोस्तों के वहाँ बैठ के उन्होंने वो भी खाए, गुलाब जामुन भी खाए उन्होंने, तो मीठे के बावजूद गुलाब जामुन खाते नहीं, उसके बावजूद भी अगर बात नहीं हुई, जिसके बाद लड़ाई शुरू हुई और मियां नवाज शरीफ साहब ने समझा कि मुझे शायद बेवकूफ़ बनाया गया कि मेरा वोट लेके अपनी एक्सटेंशन मुलाजमत लेके उसके बाद अपनी डील से फिर गए जब उन्होंने मरियम नवाज साहबा को बाहर नहीं जाना, मसला तो वहां से हुआ। अब सवाल ये है कि इनके पास क्या ऑप्शन है, जो सवाल ये बड़ा अहम है, क्या ये चुप करके बैठ जाए, दोबारा इनको कोई डील शील मिल जाए और ये बात ना करें? मेरा ये ख्याल है, जो मुझे लगता है कि आगे शहबाज शरीफ साहब जितनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं, इतनी एक्टिविटी वहाँ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है नहीं, क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने जो गुफ्तगू की थी सहाफ़ियों के साथ, जो सामने तफसीलात, जिस तरह के उन्होंने आके साग डार साहब पे एंड कंपनी पे वहाँ से बातें निकली हैं कि कैसे वेस्पा स्कूटर की वो ले रहे आके उसमें पैसे बनाने की कोशिश कर रहे थे, वेस्पा कंपनी में थी, या सिपैक वगैरह का लोन्स वगैरह, सो चार्जशीट तो वहाँ से भी है। सो अभी उनके दरमियान वो पूरी तरह बर्फ जो ना पिघली नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, ये नवाज शरीफ साहब या मरियम साहिबा जो हैं या शहबाज शरीफ साहब, ये मैक्सिमम 1 साल वेट कर सकते हैं मजीद। हाँ, फिर इलेक्शन मोड फिर इलेक्शन अब उसके बाद इनके लिए इनकी सबसे बड़ी इस वक्त जो इनका जोर है, जो लगना चाहिए, अगर मैं मतलब हूँ उनकी जगह बैठा हूँ तो मैं क्या मांगूंगा एस्टेब्लिशमेंट से, जो एस्टेब्लिशमेंट दे भी सकती है, जो दी भी जा सकती है, और मेरा ख्याल है होनी भी चाहिए अगर आप चल रहे हैं, वो है लेवल प्लेइंग फील्ड। फ्यूचर इलेक्शन से पहले वो ये कह रहे हैं कि जनाब कि आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें, आप अपना रोल जो है ना रिड्यूस कर दें, आप लोगों पे जो धांधली के इल्जाम आगे हम देख लेंगे, आगे हम तौर पे हम देख लेंगे। अब उस पे उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को करना है राजी। इसके बदले वो एस्टेब्लिशमेंट से उनसे क्या मांगती है, वो कहते हैं आप हमारे नाम न लें। नवाज शरीफ साहब वो नाम लेते हैं, वो सिलेक्टर कहते हैं, सिलेक्टेड कहते हैं, दोनों जनरल्स के नाम लेते हैं और तकरीरें करते हैं, जलसे जुलूस करते हैं। इसी बात पे वो आने को तैयार है। सो 1 साल है इनके पास। अच्छा, ये अफोर्ड नहीं करेंगे कि 1 साल में उसके बाद नवाज शरीफ साहब को फैसला पड़ेगा कि उन्होंने बाहर बैठ के इलेक्शन ये लड़ना है या लड़वाना है अपनी पार्टी को, खुद तो नहीं लड़ सकते, या मरियम नवाज साहिबा ने भी बाहर बैठ के लड़ना है, शहबाज शरीफ साहब ने भी बाहर बैठ के लड़ना है। ये वही सिचुएशन बन रही है जो बेनजीर भुट्टो साहिबा और जना मुशर्रफ की 2007 में बन गई थी। अगर आपको याद हो, जना मुशर्रफ कहते थे कि बेनजीर भुट्टो जो हैं वो वापस ना आए, वो बाहर बैठे और उनकी पार्टी इलेक्शन लड़े, बाद में ये बात की बाद में देखेंगे। एस्टेब्लिशमेंट यही चाहे कि इमरान खान साहब भी यही चाहेंगे कि जनाब नवाज शरीफ साहब कंपनी जो है ना, ये लंदन बैठे, ये इलेक्शन में यहाँ पे पार्टिसिपेट ना करें, यहाँ पे ना आ सकें। इनकी कोशिश ये होगी शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी की, क्योंकि अगेन इनको स्पेस मिले, ये जलसे कर सकें, जलूस कर सकें। सो 1 साल है इनके पास। 1 साल में इन्होंने अपने ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड जो है, और बड़े ये इसमें वो हैं, दे आर वेरी, ये डबल प्रॉन्ग्ड अप्रोच है जहाँ पे थोड़ी सी 1 साल के अंदर अगर इन्होंने अपने कार्ड जो है ना इन्होंने सेट करने हैं कि अगले 1 साल में हमने अपनी गेम आगे कैसे हमने प्ले करनी, और एस्टेब्लिशमेंट से हमने कितनी स्पेस हम उसमें ले सकते हैं नेक्स्ट बट स्पेस तो निकल आई है, क्योंकि वो तो बज़ाहिर हमें नजर भी आ रही है। अब जैसे पीडीएम का जो नया एलामिया आया है, इसके अंदर बिल्कुल एक होम्योपैथिक सी बात है, पार्लियामेंट के अंदर हम वापस जाएंगे, हुकूमत से एंगेज ही करेंगे ना, चाहे आप इसको सिलेक्टेड कहें, सिलेक्टर कहें, जो भी कहें, उस पार्लियामेंट में बैठ के बातचीत करने को तैयार है। बजट वगैरह के ऊपर आपको लगता है टफ टाइम देंगे ये सारे, उसमें मिल के टफ टाइम देंगे या अलग-अलग टफ टाइम देंगे? क्योंकि अब तो पार्लियामानी पॉलिटिक्स होने जा रही है, चाहे पीडीएम इसको पसंद करे या ना करे। ये तो जाली मैंडेट था, जाली पार्लियामेंट थी, जाली इलेक्शंस थे। ये तो सिलेक्टेड है इमरान खान। ये कहाँ जा रहे हैं, किस पार्लियामेंट में जा रहे हैं, सर अच्छी किस बात मुंह है, से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, अच्छी बात क्या है? जब ये निकलते हैं जमहूरियत के लिए उस वक्त भी अच्छी बात है। जब ये कहते हैं सूरज मशरक से निकलता है, हम कहते हैं वाह 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 क्या सच बोला है। जब कहते हैं मगरब से निकलता है, कहते हैं क्या दूर अंदेशी है। ये हर झूठ को हम कहें अच्छी बात है। एक जगह रुको ना, या 26 नुकात वो करो, या हिस्ट्री बदलो, या इनकलाब लाओ, या खड़े हो जाओ। जब भी खड़े होने का वक्त होता है, नवाज शरीफ पतली गली से निकल जाते हैं, शहबाज शरीफ मफामत पे आ जाते हैं, इनके सारे होम्योपैथिक हो जाते हैं। जिसका दाव लगता है, जैसे मैंने पहले कहा, सारों ने एक दूसरे को चीट किया हुआ है पिछले 3 सालों में। दूसरी बात यह है कि सारे एक दूसरे को चीट करने को तैयार हैं। तीसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब का क्या एक और चूरन
آخری ملاقات کے لیے ہمیں جوید چودھری صاحب نے ہمارے دوست نے کالم لکھا ہے شہباز شریف کیا سوچ آخری ملاقات کے لیے وہ جا رہے ہیں سیاسی گفتگو کرنے کے لیے 3 نکاتی ایجنڈا فیصلہ کن ایک ملزم ہے ایک مجرم ہے ایک مفرور ہے ایک ادھر نکو نک کیسوں میں پھنسا ہو پورا خاندان کیسوں میں پھنسا ہو اور ایسے کیسز ہیں کہ یورپ امریکہ برطانیہ کے جج آ جائیں نا تو وہ بھی ان کو ساری عمر جیلوں سے نہ نکلیں. تو جمہوریت اور سویلین بالادستی نواز شریف کے قدموں میں آنسو نہیں نکلے میرے اس وقت. پاؤں پڑھنا پڑا نا تو میں پاؤں پڑ جاؤں گا. بھائی کس نے کہا ہے پاؤں پڑھو؟ تو 2 چیزیں ہیں جیسے جماعت نے جیسے رؤف بھائی نے جماعت پی ایم ایل این نے کہا ہے کہ پاؤں پڑھ کے ہمیں بتا دیں کہ کیا کرنا ہے آگے. میرے محترم دوست احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو فیصلہ کر دی اس پر کوئی رائے نہیں. یہ جمہوریت ان کی کوئی کیوں کر دیا بھائی؟ جمہوریت میں ڈسکشن ہوتی ہے پارٹی ہوتی ہے دروازوں کے پیچھے ڈسکشن کرتے ہوں گے سامنے تو ایک پالیسی آپ چاہتے ہیں کہ وہ اسکرین پہ بھی لڑیں پھر ہم خبریں چلائیں کہ ایک دھڑے نے یہ کہہ دیا ایک دھڑے نے وہ کہہ دیا. بڑا بھول پن ہے بڑا ایمان سے مجھے بڑی پسند آتے ہیں چہرے پہ مجھے آپ چہرے سے بدامی صاحب لگ رہی ہیں یعنی اتنا کرتے ہوں گے کھیت مٹی کرتے ہوں گے. وہ جب 8 گئے تھے جن سے قرآن پر حلف لیا تھا نواز شریف نے اس وقت کیا کیا تھا؟ ایشو کیا تھا اس وقت ایکسٹینشن کا ووٹ دیا تھا. تو کیا اس وقت کیا کیا تھا؟ ہمیں کیا سمجھا؟ اس وقت کہا تھا بس جائیں اور کریں. اور دوسری بات یہ کہ اور حسین کو کہا تھا قرآن لائیں. یہ انہوں نے فوج کو گالیاں دی جو اس ملک میں انہوں نے عدلیہ پہ چڑھائیاں کی انہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا. وہاں بیٹھ کر ایک مجرم فوج کو گالیاں دے اور ہم اس کو جمہوریت سمجھے. سر یہ تو پھر جو بات کر رہے ہیں جو ان سے بات چیت کر رہے ہیں جو پاؤں پڑا تو پڑھنا پڑ جاؤں گا. کس کے پاؤں پڑو گے؟ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پاؤں پڑے گا. سر وہ جماعت کے اندر کے پریشر سے میرا خیال ہے وہ کہہ رہے ہیں اپنا فائدہ سویلین بالادستی اپنا فائدہ ووٹ کی عزت ساڈی عزت. کیا رؤف بھائی نے جیسے کہا الیکشن نمبر 2 اقتدار اور سروائیول کا مسئلہ ہے. اقتدار اور پارٹی اگلی نسل اپنی کو منتقل کرنا. ٹھیک ہے سر اور کیسز سے جان چھوڑا. چلے مجھے یہاں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ اعتزاز احسن صاحب بھی ہوں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب. بہت شکریہ اعتزاز صاحب جوائن کرنے کے لیے. کل پھر فارملی پی ڈی ایم میں سے پیپلز پارٹی کی واپسی کی جو جگہ ہے اس کی گنجائش بالکل ختم ہو گئی ہے. اب پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے راستے علیحدہ علیحدہ ہیں. یہی فورسی کر رہے تھے آپ لوگوں کہ بھئی یہی ہوگا اس اجلاس کے بعد کوئی واپس آنے کی گنجائش کوئی اس میں آپشن نہیں ہے؟ میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں اور پبلکلی کہہ رہا ہوں اور پارٹی والوں کو بھی کہتا رہا ہوں پر پبلکلی بھی کہا ہے میں نے یہ چلنے والا کام اس لیے نہیں ہے کہ جو نون لیگ ہے یہ ان کی جو ساخت ہے وہی بڑی میں تو سمجھتا ہوں کہ ڈفیکٹو ہے ایک لحاظ سے کیونکہ یہ 1985 کی اسمبلی سے ساری پاور یہ 1985 کی الیکشن جو ضیاء الحق نے کرائی جو غیر جماعتی بنیادوں پہ تھی بس یہ ایک چیز ڈیفیکٹ نے اور نئی پود نے سارا کام خراب کر غیر جماعتی یہ لوگ تھے یا ان کے اجداد یعنی آج بیٹا ہوگا اس وقت والد تھا اور آپ جتنے گن لیں یہ نون لیگ تو صرف 1985 کی نرسری ہے پنیری ہے اور وہ 1985 میں وہ کسی جماعت سے تعلق نہیں تھا الیکٹ ہو کے آ گئے کس طرح الیکٹ ہوئے جس کو الیکٹ کرانے والا چاہتے تھے اسٹیبلشمنٹ ان کو انہوں نے الیکٹ کیا سلیکٹڈ لوگ تھے سارے ان سلیکٹڈ لوگوں کو ایک جرنیل نے کہا یہ تمہارا باپ ہے محمد خان جنیجو وہ سارے کے سارے محمد خان جنیجو وزیر اعظم اور سارے کے سارے اس میں چلے پھر وہ سارے کے سارے نواز شریف جب محمد خان جنیجو کو ڈسمس کیا 29 مئی 1988 کو ضیاء الحق نے تو یہ پھر کچھ تو گئے پیپلز پارٹی میں آئے. ٹھیک ہے تو آپ کہہ رہے ہیں 1985 کا یہ سارا جو بیچ تھا لیکن ابھی اگر پریزنٹلی آ جائیں اعتزاز صاحب تو پھر اگر پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کا بھی بڑا وزن ہے پی ایم ایل این کا بھی بڑا وزن ہے مولانا صاحب جو تھے وہ بیچ میں اس کی صدارت تو پھر یہ تو سپیریئر پالیٹکس ہوئی پی ایم ایل این کی کہ اس اتحاد میں کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ نے اے پی سی بلا کے اس کی بنیاد رکھی اسی اتحاد سے آپ لوگ آؤٹ کرا دیے گئے تو پھر یہ تو پی ایم ایل این نے زیادہ سپیریئر پالیٹکس کی یا ذرا زیادہ جسے کہتے ہیں اگریسو پالیٹکس کی آپ کے مقابلے میں؟ یہ ان کی نیت ہی یہ تھی یاد نہیں آپ کو کہ آصف زرداری صاحب سے وہ ایک تقریر بڑا حوصلہ دے کے اور بڑا
करके मियां नवाज शरीफ ने करवाई थी, जो आसिफ जरदारी साहब ने वहाँ कराची में या सिंध में एक तकरीर में कह दिया था, ईंट से ईंट बजा देंगे और खामोश खामोश तुम 3 साल के लिए, हम तो यहाँ हैं सारा वक्त। और उस 2 दिन बाद मियां साहब ने डिनर पे नहीं, डिनर कैंसिल कर दिया था, मिलने से ही इनकार कर दिया था आसिफ साहब को। तो ये तो लोग इस किस्म के हैं, इनको अभी कोई सीटी बजा दे तो ये आज चले जाएंगे। आज इनका देखो रवैया, आज इनका रवैया ये है कि वो कहते हैं शाहिद खान अब्बासी साहब जो इनके बड़े स्पोक्समैन हैं और 85 की से निस्बत रखते हैं, 1985 की असेंबली से, वो कहते हैं कि उनको पूछा मालिक ने गालिबन अपने प्रोग्राम में, तो वो कल रात को उनको कहा कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों नहीं ला रहे। वो कहते हैं अल्टीमेटली कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन तो पास जब ही हो सकता है अगर वो इधर से एस्टेब्लिशमेंट ने साथ इशारा भी किया तो। अच्छा भाई आपके जो बंदे हैं वो आप लेके जाओ, वो पेश, वो आपको एस्टेब्लिशमेंट से क्यों इशारे आ रहे हैं। वो खुद पहले ही कहते हैं कि ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का इशारा जब तक ना हो। अच्छा, तो वो तो एस्टेब्लिशमेंट के साए तले चलने को पहले दिन से तैयार है। बिगड़े हुए बच्चे हैं, बिगड़े हुए बच्चे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दें, इनको कुछ नहीं कहा जाता। जजों को फोन करके कहें कि बीबी और आसिफ जरदारी को सजा दो और दबा के सजा दो। 3 जज, सुपीरियर जज के, सुप्रीम कोर्ट का एक जज, एक चीफ जस्टिस फारिग हो जाते हैं, इनको कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन एतजाज साहब, ये तो आपकी जमात सब कुछ जानती थी ना इस पीडीएम के कयाम से पहले, और आप तो खैर कहते रहे हैं, लेकिन जानते बूझते इस इत्तेहाद में यहाँ तक आगे चले गए कि वो लड़काना बुला रहे हैं, वो लड़काना उनके जा रही हैं मरियम बीबी। इनके जो बाकी जलसे हैं उसके अंदर पीपल्स पार्टी भी शमूलियत इख्तियार कर रही है, उनके जो लोग हैं वहाँ पे अटेंड कर रहे हैं वो जलसे। सो ये तो सब आप लोग जानते थे ना पहले। अभी इस पीडीएम में तो एटलीस्ट जो उनकी पॉलिटिक्स है वो आप लोगों से, पीपल्स पार्टी से बेहतर रही है ना, क्योंकि वो इत्तेहाद को एक तरीके से अब पीएमएलएन चला रही है। पीएमएलएन इसमें सबसे ज्यादा इत्तेहाद को चलाएगी। क्या है इत्तेहाद? क्या है इत्तेहाद? तो था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और जो सिग्निफिकेंट पार्टी उसमें तीसरी थी वो अपनी खैबर पख्तूनख्वा की एएनपी और जेयूआई, एएनपी और जेयूआई, ये 4 तो सिग्निफिकेंट पार्टी है। बाकी पार्टी हम तो इधर आती नहीं इस तरफ, वो इस मोहल्ले में आने को ही, वो तो अपनी गेम अपनी महफूज रखते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साए तले। और ये इनमें से अगर एएनपी को गंवा बैठी है मुस्लिम लीग नवाज उनके बारे में इतना कुछ कह के, और अगर पीपल्स पार्टी को गंवा बैठी है तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है मुस्लिम लीग नवाज के? ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हुकूमत को गिराना है। लेकिन सर अभी आप देखिए जो कल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर जो उनके नए अहदाफ हैं उसमें ना इस्तीफों की बात आई, ना लॉन्ग मार्च की बात आई, जलसों की बात आई है, कुछ थोड़ी छोटी मोटी स्ट्रीट मूवमेंट की बात आई है, और अब सारी बात होगी पार्लियामेंट के अंदर कि भाई हमें आप वहां पे ब्रीफिंग्स दें, हमारे साथ एंगेज करें, खास तौर पे जो फॉरेन इशू के पॉलिसी के मामला थे। ये इस्तीफों की बात क्यों नहीं करते? ये अब आपका क्या ख्याल है? नहीं, इस्तीफे कौन? मैं पहले दिन से कहा है, हमारी मेरे से सवाल न करो। मेरी पार्टी भी जब कह रही थी कि इस्तीफे, मैंने पहले दिन कहा था, उनको भी कहा और बाकियों को भी कहा कि इस्तीफे देना किसने आपको सिखाया है? हमने तो नहीं सीखा था। हम तो बीबी के साथ जब थे 17 लोग थे, इलेक्ट हुए थे 1997 में पार्टी में। पीपल्स पार्टी और दी ऑपोजिशन पार्टी 17 पीपल्स स्वीप करके ले गया था नवाज शरीफ, वो इस्टेब्लिशमेंट में जिताया था उसको। 1997 में 2/3 मेजॉरिटी मिली, 2013 में 2/3 मेजॉरिटी मिली, 13 एनआरओज ने उनको, वो आरओज ने जिताया उनको। 1997 वाला खुल के बिल्कुल प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ ने आगे बढ़ के इनको
ललकारा और जिताया इनको। तो ये तो जीतते ही इस तरह आए हैं। 1990 में IDI बनाई, अच्छा। वो हमीद साहब कहते रहे कि हमने बनाई, उससे पे लड़े और उस पे जीते। तो इनके लिए तो ये और रास्ता ही कोई नहीं ना, ये तो तरीका ही है। तो इत्तेज़ाज़ साहब, अब इनके लिए क्या कोई और रास्ते भी खुल रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये अभी शहबाज शरीफ साहब ने जो इंटरव्यू दिया कुछ दिनों पहले कामरान खान साहब को, इसमें उन्होंने कहा कि मुझे अगर नवाज शरीफ साहब के पैर भी पड़ना पड़े उनको मनाने के लिए तो मैं वो पैर भी पड़ जाऊंगा, मैं उनसे बातचीत करूंगा। किस बात पे मनाना है नवाज शरीफ साहब को इन्होंने? शहबाज शरीफ ने कि GHQ के साथ बना लो, उनके साथ मतलब सीधा कर लो। अब नवाज शरीफ भी तैयार हैं। मरियम बीबी और नवाज शरीफ को जब GHQ की तरफ से इशारा होता है खामोश हो जाते हैं, साल पूरा खामोश रहते हैं। जुबैर को भेजते हैं, किसने भेजा जुबैर को? वो भेजते हैं जाके हमारी कोई माफी करा दो, कोई NRO करा दो हमारा। वो जुबैर ने जाके बड़ी बातें की, बड़ा कोशिश की, कुछ नहीं बना। आज भी जब इनको जरा तवक्को लग जाती है तो कहते हैं कि खामोशी हो गई। फिर जब थ्रेट देने आते हैं तो कहते हैं हमारे पास टेपें हैं, और मैंने संभाली भी हैं वो टेपें, और बड़े बड़े लोगों की हैं। अब उसमें पता नहीं जज है या जर्नल है या कौन है। हाँ। क्या टेप्स उन्होंने रखी हुई है। वो एक तो उसका ये जिस तरह ये इस्तेमाल हुआ है टेप्स का, अब पता नहीं किस किस बात में। लेकिन इत्तेज़ाज़ साहब, इस हवाले से पूछा कल किसी ने मरियम बीबी से कि भाई आपका इस वक्त क्या पॉलिसी है, मज़ामत है, मफामत है? तो शी वाज वेरी क्लियर। उन्होंने कहा कि पावर टॉक्स टू पावर, और जब हम मज़ामती पॉलिसी अपनाते हैं तब मफाहमत की जगह बनती है। सो हमारी जो अब हमने मज़ामत करके जगह बनाई है, स्पेस बनाई है। हाँ, तो मंजिल तो मफाहमत ही है ना। मंजिल क्या है, मकसद क्या है? मुफाहमत। कि हम भी ठीक, आप भी ठीक, दोनों बस हमें आप तंग न करें, हमारे खिलाफ कार्रवाई ना हो, NRO मिल जाए हमें, ये जो है एहतसाब का लॉ, इसमें तब्दीली आ जाए और हम बस आपके साथ फिर ठीक ठाक। छोटी मोटी मफाहमत का तो वो आपको भी कहते हैं ना। जो सेनेट के अंदर चेयरमैन के जब इलेक्शन हुआ तो क्लियर हो गया कि ऑपोजिशन के पास कुल मिला के ज्यादा वोट्स हैं, और अगर वो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहे तो ला सकते हैं। PMLN जो है वो कहती है कि पीपल्स पार्टी इस पे बात ही नहीं करना चाहती कि भाई हम यहाँ पे असर्ट करें अपनी मेजोरिटी और हम अपनी मर्जी से दोबारा अपना चेयरमैन लेके आए, हमारे पास नंबर है। यहाँ पे आप मफाहमत कर लेते हैं खुद हुकूमत के साथ। और शाहिद खान अब्बासी साहब को सुनो, कल सुनो उसका इंटरव्यू। अगर यही बात है तो वो मफाहमत किए बैठे हैं इस्टेब्लिशमेंट पे पंजाब के बारे में और गवर्नमेंट के साथ। उन्होंने कहा हमने मूव ही नहीं करना, नो कॉन्फिडेंस मोशन, चाहे जहांगीर तरीन हमें मिलता हो और उसके 40 बंदे इमरान के खिलाफ और बुजदार के खिलाफ वोट करने वाले हों, क्योंकि जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी वो कामयाब नहीं होगा वोट। तो हम तो इस मतलब है यही, इन अदर वर्ड दिस इज सेइंग कि जी इस्टेब्लिशमेंट जब चाहेगी तब हम मूव करेंगे। तो सर आप मुझे बताइए ना हिस्ट्री में अपने तजर्बे से कि जब कोई इशारा होता है तभी ये मूवमेंट्स जो होती हैं या जो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुआ करती हैं, ऐसा ही होता है पाकिस्तान की तारीख में, ऐसा ही है सियासी तौर पे? देखो मैंने तो एक मूवमेंट चलाई है और मेरे दोस्तों ने मिलके, और वो लॉयर्स मूवमेंट थी। वाहिद मैस मूवमेंट है पाकिस्तान और बर्रे सगीर की तारीख में जिसने 2 साल में अपने स्टेटेड मकसद को हासिल किया। मार्च 2009 में आर्मी चीफ ने निकाला चीफ जस्टिस को, मार्च 2007 में निकाला, मार्च 2009 में 2 साल पूरे में वो बहाल हो गए। ये हमने तो इसमें हमने आर्मी चीफ को फारिग किया, धक्के मार के निकला वो आर्मी चीफ बिकॉज ऑफ आवर मूवमेंट मैसेज। फिर वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, मेरी पार्टी की गवर्नमेंट थी, बट वी कंटिन्यू। मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ा, वी कंटिन्यूड। और मैं अपनी पार्टी वालों की से मिन्नत करता रहा, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में जाता था, सब जगह जाता था और कहता था कि उसको बहाल कर दो,
जजेस सबको बहाल कर दो। वो अल्टीमेटली बहाल हुए। अब इस तरह की मूवमेंट, ये मूवमेंट जो चलाते हैं, ये तो पहले दिन से आंख बचौली कर रहे होते हैं। अच्छा सर, वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि आप लोग को भी तो इशारा, आपको भी इशारा है कि सेनेट में नहीं कुछ करना, तो आपके को भी इशारा है कि सेनेट में रहने दें, ना लेके आए कोई वहां पे अदम एतमाद की तहरीक। नहीं, सेनेट में अगर देखें तरीका होता, अगर आप बयानात ऐसे शुरू कर दें जिस तरह के तलाल चौधरी ने दिए आसिफ साहब के खिलाफ, और जो मरियम ने किया, और जो शाहिद खाकान अब्बासी जो बज़ाहिर बड़ा सॉफ्ट स्पोकन लगता था मुझे, पर जिस तरह की बातें उसने की कि मैं 6 फुट 2 इंच का हूँ या 62 साल का हूँ, मेरे साथ आए कोई, मैं उसको स्ट्रेचर में भेजूंगा, और ये कि अब ये जो पीपल्स पार्टी है, ये वो जोड़े पहले, माफी मांगे, फिर वो वापस आए। ये पॉलिटिकल रवैये नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ इस पे स्टडी होनी चाहिए आपको। मैं करूंगा इस पे स्टडी पूरी। सर 1985 का से जो मुतल्लक और निस्बत रखता है ना असेंबली, अच्छा, उसने इस मुल्क की सियासत को बिगाड़ दी। अच्छा, दे थिंक दे privilege, they think they can attack the Supreme Court, they can attack whomsoever, और बस हमें कोई हाथ ना लगाने वाला हो। ओके, हम जो मर्जी केसेस हमारे खिलाफ खत्म हो जाएं, रैप अप हो जाएं, अपना प्रिविलेज तो समझते हैं। सर ये जो आखिरी सवाल है मेरा, इसके बाद फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी, कि ये इन हाउस चेंज की बात आज बिलावल साहब ने की, उनका एएनपी और हम बिलीव करते हैं कोई तब्दीली होगी इस पार्लियामेंट के थ्रू होगी, इन हाउस तब्दीली होगी, लेकिन उसके लिए भी फिर आपको बाकी जमातों से तो बात करनी पड़ेगी, पीएमएलएन से भी बात करनी पड़ेगी। तो अभी अगर मामलात इधर हैं तो ये इन हाउस तब्दीली का तो फिर ना ही समझे ना। अगर नहीं, मारिया, 2 चीजें याद रखो। पहली चीज ये याद रखो मेरे तजर्बे से कि पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। You can predict nothing but the past in Pakistani politics. आज मैं दबाव क्या दूं, ये पीडीएम और पीपल्स पार्टी का ये इकट्ठे नहीं हो सकते, तो शायद कल हो जाए। ये हम हर बात हतमी कर देते हैं, हर बात हतमी कर देते हैं। गुजरे वाले की तकरीर हर दफा कर देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर जुबैर से जाके माफी भेज के माफिया मांगनी पड़ती हैं। तो ये एक तो ये चीज है। दूसरी चीज याद रखना कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे अगर 2 पार्टीज ऑपोजिशन में हो, 3 पार्टीज, 4 पार्टीज, 5 पार्टीज ऑपोजिशन में हो, उनमें पार्लियामेंट के फ्लोर पे एक कोऑपरेशन का वसीला तरीका, एक नया वो बन जाता है रिलेशनशिप। सही। 1980 की जो लॉयर्स मूवमेंट 1980 की, उससे एमआरडी पैदा हुई थी, क्योंकि हम सब जमातें वकीलों के प्लेटफॉर्म पे 1980 में जुडिशरी के हक में जब अदालतों से इख्तियारात रिट पिटीशन के आर्टिकल 199 के ले लिए मार्शल लॉ रेगुलेशन के तहत ज़ियाउल हक ने, तो ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ कानून के खिलाफ पहले वकील निकले। 1 साल पूरा वकील डेमोन्स्ट्रेशन करते रहे आर्टिकल 212 ए के खिलाफ, लाहौर में, कराची में, पेशावर में, फैसलाबाद में, हर जगह कन्वेंशन और जुलूस और मारे खाते। वो पार्टी सारी, वकील क्या थे, वकील पीपल्स पार्टी के भी थे, मुस्लिम लीग के भी थे, तहरीक इस्तिकलाल के भी थे, एएनपी के भी थे, वो सारे इकट्ठे जब वो 1 साल चले तो पार्टीज लीडरशिप भी मजबूर हो गई, क्योंकि उनको हम बुलाते थे अपने प्लेटफॉर्म पे बात करने, और एमआरडी वजूद में आई। इसलिए यूनिटी जो पैदा होती है इन एक्शन, सही, इसको यूनिटी इन एक्शन, वो बड़ी स्ट्रांग होती है, और उसकी गुंजाइश हमेशा पाकिस्तानी सियासत में रहती है पाकिस्तानी सियासत में इसकी गुंजाइश। पीडीएम देखो ना, पीडीएम तो नाम है ना, पीडीएम के नाम से हट के ये कोई नया नाम रख के फिर कोऑपरेशन, और कोऑपरेशन होगी ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट एंड पंजाब असेंबली। ठीक है, यहाँ वो कोऑपरेशन होगी जो जिसकी वजह से
ये फिर करीब आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं ओके, है। बहुत शुक्रिया, पर बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब। बात ये जो उनकी 100 आने की दुरुस्त बात कि पाकिस्तानी सियासत में आप फ्यूचर में कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो अगर आज इस तरह की पोलराइज स्टेटमेंट्स या माहौल हम देख रहे हैं तो कल को ये खत्म भी हो सकता है किसी एक यूनिफाइड पॉइंट पे। ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम के अगले से की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जो एक हौसला अफजा खबर है वो आपसे शेयर करेंगे। कोविड केसेस में जो कमी तो हुई है ऑब्वियसली लॉकडाउन के बाद, लेकिन साथ साथ हम वैक्सीनेशन के अमल को देख रहे हैं कि वो तेज हो रहा है, जैसा दुमर साहब ने ट्वीट किया है। और हमें बताया गया है कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान में 70 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वो कह रहे कोई 1 करोड़ सवा करोड़ के करीब लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी बारी आएगी। सो एक दिन में 3,83,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई, जो पाकिस्तान में अभी तक सबसे ज्यादा जो एक दिन में वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड है वो है। सो अच्छी बात है कि वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है क्योंकि ये नंबर हमारी आबादी का 5% से भी कोई कम है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा बढ़ानी है हमें अपनी कैपेसिटी। लेकिन साथ साथ जो वैक्सीन हेजिटेंसी है, जिसमें बहुत सारे लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, ये जो अब तमाम वॉक-इन्स शुरू हुए हैं 30 साल के बाद, वो इसलिए हुए हैं कि जो बड़े उम्र के लोग हैं वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा। खुदा के वास्ते उन्हें इनकरेज कीजिए कि अगर हुकूमत मुफ्त में आपको वैक्सीन लगा के दे रही है तो वो लगवा ले, क्योंकि वैक्सीन अब आपका पासपोर्ट होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। लोगों सवाल के साथ मैं हूं मारिया। इस पर बात करते हैं